सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की क्लास मैथ्स की। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो नंबर सिस्टम है यानी कि संख्या पद्धति की ये तीसरी क्लास होगी। और इससे पहले दो क्लास में हमने पहली क्लास में बेसिक समझा, दूसरी क्लास में हम लोगों ने फैक्टर और मल्टीपल यानी कि किसी भी संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने सम हो सकते हैं, कितने विषम हो सकते हैं, कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 से विभाजित होंगे, कितने ऐसे होंगे जो 30 से विभाजित होंगे, कितने ऐसे जो 20 से विभाजित होंगे। यानी कि क्वेश्चन की क्षमता जितनी हो वो आपसे पूछे आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझाया। एक कॉन्सेप्ट लास्ट में किसी एक स्टूडेंट्स का वहाँ से डाउट निकल कर आया है, मैं उसको लेकर और फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आज का जो टॉपिक है पहले वो मैं क्लियर कर दूँ कि भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता के नियम या इसी को हम लोग बोलते हैं विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम एक कोई टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम एक ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका अर्थमेटिक, जहाँ पर आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे या मैथ्स के या अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट की समझ है या आपके अंदर की जो स्पीड है क्वेश्चन को समझकर और तुरंत आंसर देने की, उसको इम्प्रूव करेगा। आज का जो डिस्कशन होगा नंबर सिस्टम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा जिससे कि आपके इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 6756 प्लस 3872 माइनस 656 इक्वल टू एक्स प्लस 9876, एक्स का मान पूछेगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में हरदम एक या कहीं पर मल्टीप्लिकेशन लगा देगा, कहीं पर डिवाइड लगा देगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, एक नहीं 2 3 और उससे ज़्यादा। बैंकिंग में कहूँ तो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आज चलेंगे, या हो सकता है आज की क्लास में यहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, पर आपको कॉन्सेप्ट आज जो है वो सीखने को मिलेगा कि चाहे वो LCM SCF का हो या चाहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट के दम पर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करेंगे, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड। उसके अलावा पहले तो मैं उस क्वेश्चन को जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा, मैंने आपका फैक्टर्स के सम ऑफ डिजिट की बात किया था। फैक्टर्स के सभी फैक्टर का योग यानी कि जितने उसके गुणनखंड हैं, गुणनखंड का योग। तो एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है, ये छूट गया था पिछली क्लास में। मैं एक क्वेश्चन को लेकर और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2160 को हम लोग लेकर चल रहे थे। मैंने बोला था कि इसको 10 लिख देते हैं तो इसको 216 लिख सकते हैं। ये 6 का क्यूब लिखा है, 6 का क्यूब अगर मैं बात करूँ तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यहाँ पर 5 गुणे 2 लिखा हुआ है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? तो अब मैं कह सकता हूँ 2 यहाँ पर है यानी कि 2 इंटू है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, यही तो था, यही तो इसके क्या थे, प्राइम फैक्टर थे। और जब ये इसके प्राइम फैक्टर थे, सम ऑफ डिजिट निकालने की बात किया था मैंने, तो मैंने ये बताया था कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, फिर इसके बाद मैंने कहा था इसमें लगाना इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, सॉरी यहाँ पर प्लस, फिर इसके बाद मैंने कहा इंटू करना है और 5 यहाँ पर कर देना है। तो ये करने के बाद आपको सम ऑफ डिजिट तो मिल जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछा है कि सम ऑफ डिजिट ऐसे नंबर्स का बताना है जो कि सम फैक्टर हो, यानी कि जो उसके 2160 के जितने सम फैक्टर हो उनका टोटल बताना है। तो एक बात बताइए, अगर सम फैक्टर की बात करें तो चाहे मैं 2 का इंटू करूँ 3 से, 2 का इंटू करूँ 3 के पावर 1 से, चाहे मैं इससे करूँ या मैं इससे करूँ, किसी से भी अगर मैं एक बार 2 का इंटू कर देता हूं या तो फिर मैं इससे कर दूं, यानी कि आप किसी का भी मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से या 2 की पावर 2 से या 2 की पावर 3 से करेंगे तो आपको एक सम फैक्टर ही मिलेगा। लेकिन 2 की पावर 0 की अगर मैं बात करूं तो 1 होता है, और 1 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है यानी कि सम संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपका ये
यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि सम सभी गुणनखंडों का योग जो कि सम संख्या हो, तो आपको 2 की पावर 0 को बाहर कर देना है, यानी कि एक कम, यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें एक घटाकर, और बाकी ये तो सभी के सभी विषम है, सभी का 2 की पावर 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 की पावर 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, यानी कि एक बार भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो वो संख्या सम बन जाएगी। अगर आपसे पूछे विषम का, तो जब विषम की बात करें तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको अगर आप लिखते भी हैं तो ये 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बस आपका यही। तो इतना सा है, आपसे अगर सम और विषम का पूछे तो कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता के नियम। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज इस बात के लिए कई बार आता है कि सर मतलब जो आपका एसआई का सिलेबस है वो हमारे साथ हमें पीडीएफ सेंड कर दीजिए, डिस्कस कर लीजिए, या जो भी हैं, या कौन सी बुक लेकर पढ़ लूँ, क्या चीज़ें कर लूँ। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन लो या ना लो, उस पर्पज़ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीधा सा ये रहता है कि मैं अगर आपको कोई भी किताब बताऊँगा तो सीधी सी बात है, लूसेंट हिंदी की बता दूंगा, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बता दूंगा, इंग्लिश की भी लूसेंट बता दूंगा, पुणेकर महावीर की जीके बता दूंगा, और इसके बाद बोल दूंगा आप पढ़ते रहो। सिलेक्शन इससे नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने पढ़ाया है तो उस कंटेंट से सिलेक्शन होगा, या आपका अगर बुक बताने से सिलेक्शन होना तो पूरे यूट्यूब में हजारों लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है। मार्केट की हर किताब में एग्जैक्ट उसका सिलेबस होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करें वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन मुझे अगर कॉल करते हैं, मेरे से अगर आप किसी भी तरह का रिस्पांस या फीडबैक, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप पढ़कर कोशिश करो। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फ़ीस की प्रॉब्लम है, यूट्यूब में एक और मैं असलियत बात करूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को मैंने भी फेस किया है और मैं उस फीलिंग को समझता हूँ कि जब भी पेमेंट की बात आती है, एक फ़ीस मिनिमम फ़ीस पेमेंट करने की बात आती है, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि क्या पता कंटेंट ये बोलते तो हैं, अगर असलियत में कंटेंट कैसा है इस बात पर हम भरोसा तो नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें इस बात की भी आज़ादी दे दी है कि 10 दिन तुम पढ़ तो लो, उसके बाद जो मर्जी फीडबैक देकर और निकल जाना। लेकिन मेरे से ये मत सवाल करो कि सर एसआई का सिलेबस डिस्कस कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस मेरे डिस्कस करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे बुक बताने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने उस स्टेज को क्लियर किया है, आपका सीपीयू एसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, आपका एमपी एसआई हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पढ़ लो, और हो सकता है मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जो आपको मेन प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं, जैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिस्कशन होता है मेरे साथ, और जब बात आती है फीस की तो वो थोड़ा सा, सर उनका नंबर मिलेगा, सर उनका नंबर मिलेगा, सीधी सी बात है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक हफ्ते आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ लो, और इसके बाद अगर आपका फीस पेमेंट होता है तो आप कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। ये आपका एक डिसीजन है। तो जिन लोगों को अच्छा लगे या एडमिशन लेना चाहे या प्रॉपर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो करें, अदरवाइज मेरे से सिलेबस पूछना या मेरे से किताबें पूछना मैं बिल्कुल भी, क्योंकि जिस बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैंने किसी स्टूडेंट को ईमानदारी से, क्योंकि सभी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई एक कमेंट करके बता दे कि मैंने ये बोला है कि इस बुक को लेकर पढ़ लो। हाँ, इतना ज़रूर बोलता हूँ कि एक बार कंटेंट जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, और जिस मार्केट की बुक की जो औकात हो उसको उठाओ और लगाओ, आपका सॉल्यूशन ना आए मेरी नोट्स से, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको बुक्स, फिर इसके बाद और कोई अच्छी बताओ, ये सब पंचायत का टाइम मेरे पास नहीं रहता है। सीधे सा बोल रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहीं और जाकर पढ़ सकते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं टॉपिक का, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम की अगर बात करें तो ये टॉपिक अपने आप में जो मेन क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है 2 है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2, 4, 8, 16, 32। अब आपसे क्वेश्चन ये होगा कि 2 के विभाज्यता का नियम या 4 के विभाज्यता का नियम या 8 के विभाज्यता का नियम या 16, मैक्सिमम 16 तक पूछा जाता है, 32 के बाद का नहीं पूछा जाता। ये पढ़ तो रहे हैं,
और बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। रटा रटाया कॉन्सेप्ट तो सभी बता देंगे कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या, लिखना चाहें लिखते जा सकते हैं, 2 का लिखें। किसी भी, मैं क्वेश्चन के टाइप की बात करूंगा कि आप पढ़ तो लेते हैं, इसके बाद भी आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि पूछा कहां से है। किसी भी संख्या के इकाई के अंकों का, किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर 2 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी कि अगर 2 से विभाजित होते हैं तो संख्या के अंत में या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या 8 होगा, या 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यह कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 एंड 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 का भी लिखना चाहें तो 1 का भी लिख सकते हैं। 1 सभी संख्याओं को, यानी कि एक को छोड़कर 1 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता। 1 केवल 1 से ही डिवाइड होता है, लेकिन 1 सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। छोटी सी बात है। 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 का आपने देखा। अब 4 की अगर मैं बात करूं तो यदि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, यदि किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये सभी को पता है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा वो किसी को नहीं पता है। यदि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 2 अंक यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर 8 से पूछे तो यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के आखिरी के 4 अंक, यहीं तक सवाल बनता है, आखिरी के 4 अंक 16 से विभाजित हों तो वह संख्या पूर्णतः 16 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपको देखना है कि 2 की पावर 2, यानी कि अगर 2 की पावर 2 है तो लास्ट के 2 अंक चेक करना है, 2 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 अंक चेक करना है, 2 की पावर 4 है तो लास्ट के 4 अंक चेक करना है। ये तो हो गई बेसिक सी बात जो कि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कंपटीशन आपसे ये उम्मीद तो करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ 432 4 से विभाजित है, ये तो नहीं पूछेगा। ठीक है, 432 4 से विभाजित है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन पर। मिटा दो इसको कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट से सवाल क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, x कोई एक संख्या है और x का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इस संख्या के संभावित मान ज्ञात करें, कितने हो सकते हैं। अब बताइए, x एक संख्या है, x कोई एक संख्या है, या बोल सकते हैं इसी को 2 डिजिट नंबर है। x एक 2 डिजिट नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर कोई एक संख्या मिलती है जिसके यूनिट डिजिट पर 74 आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x के संभावित मान ज्ञात करें। x के संभावित मान ज्ञात करें। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको पहली बार जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ ये दिमाग में आएगा कि यार कितने नंबर हो सकते हैं, कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, छोड़ देता हूं। दूसरा होगा, कोशिश करेगा और लास्ट में आकर कोई ऑप्शन देखेगा कि आसपास तो मिल रहा है, 8 बोल देगा, 10 बोल देगा, 6 बोल देगा, 0 बोल देगा, नॉन ऑफ दीज बोल देगा। ये ऑप्शन है आपके सामने। फिर ये लगेगा कि यार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10 अच्छा लग रहा है, इस पे लगा दो। ठीक है, वो अच्छा लगने वाली जो बात है ना, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन से बाहर होते हैं। आपको ये समझना है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाए, किसी भी संख्या का स्क्वायर किया गया होगा और लास्ट में आया है 4, यानी कि वो संख्या तो सम संख्या होगी। क्यों?
सम संख्या इसलिए होगी क्योंकि उस संख्या के यूनिट डिजिट में होगा 2, और जिस संख्या के यूनिट डिजिट में 2 होता है उसी संख्या के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 4 आता है। ये बात तो आपको पता है, यानी कि ये संख्या जो भी होगी, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन संख्या सम होगी, ये बात कंफर्म है। अब इसके बाद ये पता चला कि मैं 2 का स्क्वायर करके देखता हूं कितना आता है 4, मैं 4 का स्क्वायर करके देखता हूं कितना आता है 16, मैं 6 का करके देखता हूं 36, 8 का करके देखता हूं 64, 10 का करके देखता हूं 100, और ऐसे करते हुए जितनी भी सम संख्या का आपको स्क्वायर करना हो आप कर लो, लेकिन ये जरूर देखोगे कि संख्या 4 से पूरी तरह कट रही होगी। यानी कि किसी भी सम संख्या का स्क्वायर, किसी भी सम संख्या का स्क्वायर हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि किसी भी सम संख्या का स्क्वायर लास्ट के, यानी कि वो किसी भी सम संख्या का स्क्वायर हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर आपको ये 2 डिजिट दिया है ना, तो आपसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा है कि आपको ये बात पता है कि नहीं। अगर संख्या सम है, इस बात को आपने प्रूफ किया, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, और लास्ट के 2 डिजिट अगर मैं चेक कर रहा हूं, 2 अंक चेक कर रहा हूं, तो संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही, विभाजित नहीं हो रही, यानी कि x का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लास्ट की 2 डिजिट 74 आए। क्लियर है? लिखें इसको, x के ऐसे कोई मान संभव नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 74 आए। करिए इसको। ये बात तो समझ में आई। अब डायरेक्ट कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है, आपने कहा कि चलिए 4 से डिवाइड होने की बात आपने कही, लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर, मान लीजिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लास्ट की 2 डिजिट नहीं हो सकती, जैसे कोई भी एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप ऑप्शन लिखिए। मैं पूछ रहा हूँ 1294, 1294, 1296 और 1292, 1293, 1292, 1293, 1294 और 1296। अब आपको समझ में आएगा, मजेदार चीजें अब समझ में आएंगी कि ये 4 से विभाजिता के नियम हमने बचपन से तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में वहां तक पहुंचे ही नहीं, और विभाजिता के नियम हमें खत्म करा दिए जाते हैं। अब बात ये निकल कर आई कि अगर कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह पर कुछ और कर लूं, 1298 या जो भी है, ठीक है, 1292, 1298 कर लेता हूं, या 1293 भी रहेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात यहां पर यह समझ में आई कि अगर मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करता हूं, संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो 1 होगा, संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 2 है तो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट पर अगर 3 है तो 9 आएगा, यूनिट डिजिट पर अगर 4 है तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, और 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा, और 10 है तो 0 आएगा। इसके अलावा तो अब बताइए कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाता है और आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है, आप ये बताओ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर क्या यूनिट डिजिट पर कहीं आपको 3 मिला? हो ही नहीं सकता, असंभव। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पर कहीं पर 8 मिला, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात आती है 1292 और 1294 और 1296 में। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आपको 2 मिला, नहीं मिला, ये भी नहीं हो सकता। किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर आपको 2 मिला, नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, 1294 और 1296। इनको चेक करने का तरीका ऐसा नहीं कि मैं निकालूंगा और ये बताऊंगा किसका है।
अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो या तो यूनिट डिजिट पर 2 होगा या तो यूनिट डिजिट पर 8 होगा, तभी 4 आने की एक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर यूनिट डिजिट पर 2 है या 8 है तो संख्या सम संख्या होगी, और अगर संख्या सम है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 4 दूनी 8 नहीं हो सकता, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी कि दोनों ही बातों को हमने साथ में लिया। पहला क्या कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ये 4 अंक अगर किसी भी ऑप्शन में दिए हों और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इन चीजों को, इन नंबर्स को देखते हुए जो भी ऑप्शन होंगे उनको कट कर देना कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इनको मैं चेक ही नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन बचता है कि अगर उस संख्या के यूनिट डिजिट पर क्या है, 4 है या 6 है, तो यानी कि अगर 6 है तो या तो 4 होगा या दूसरा 6 कहां पर 6 होगा। जो भी संख्या होगी उसके यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होगी। सम संख्या अगर है, किसी भी सम संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ये होता है 4 के डिविजिबिलिटी रूल का यूज। इसको भी सॉल्व करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 की बात कर लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है, 1 2 एक संख्या लिख रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 93 94। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा कि इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष ज्ञात करो। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको जो भी डिजिट बनानी है उसमें 99 डिजिट होने चाहिए। कुल टोटल 99 डिजिट होने चाहिए। संख्या को 8 से भाग देने पर शेष बताएं। अब लीजिए, आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से है, ठीक है, आपसे डिविजिबिलिटी रूल 8 का पता है। अब बताइए कि ऐसी संख्या डायरेक्ट अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे खैर ये उम्मीद तो नहीं की जाएगी कि इस पूरी संख्या को लिखकर 8 से भाग करेंगे। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर हमें सीखने की जरूरत है कि अगर इस संख्या को कुछ भी लिखा हो लेकिन मुझे ये तो पता है कि 8 से भाग देने पर 3 अंकों को मुझे चेक करना है। केवल और केवल कितने, 3 अंकों को चेक करना है। और यहां पर इस क्वेश्चन को अभी ध्यान में ना देते हुए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये ऐसे लिखा है 9 10 11 12 93 94, तो आपको ये नहीं पता कि 92 तक क्या कहानी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे इस 9 से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि 394 को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, 8 चौको 32 और 32 7 8 9 72, 2 शेष बचेगा। यही सवाल का उत्तर है। समझ में आया। तो इस तरह से आपको करना है कि मुझे ये संख्याएं जो भी लिखी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 3 डिजिट चेक करना है क्योंकि 8 से पूछा गया है। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको डॉट डॉट करके इतना डरावना क्वेश्चन दिखेगा, इतना बड़ा, कि आप उसको छोड़ने में ही अपनी भलाई समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके और टोटल 99 डिजिट होनी चाहिए। कितनी डिजिट, टोटल 99 डिजिट होनी चाहिए। अगर 99 डिजिट है, बात को समझिएगा, अगर 99 डिजिट है तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो ठीक है, 9 डिजिट का काम हो गया। लेकिन इसके बाद जब मैं लिखूंगा 10 11 12 तो हर डिजिट अपने आप में 2 अंकों को लेकर चल रही है। 9 डिजिट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अभी भी मेरे पास 90 डिजिट बचे हुए हैं। 90 डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 40 के ऐसे पेयर बनेंगे, 45 के, और 45 मुझे 9 के बाद लिखना है तो मुझे कहाँ तक लिखना होगा, 54 तक। बात ये समझना है। यानी कि अगर मुझे 9 के बाद 45 और अंक लिखने हैं तो मैं कितने लिखूंगा, 54, और 54 से पहले होता है 53। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 354 को चेक करूंगा। समझ में आया।
ठीक है, मैं 354 को चेक करूंगा, 8 चौको 32 और 3 8 चौको 32, 2 इसका भी शेष होगा। तो ये आपको सीखना है कि 8 से विभाज्यता के नियम जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि डायरेक्ट आपसे दिया जाएगा 88 क्या 8 से विभाजित है या 888 क्या 8 से विभाजित है, तो आप झट से चुपचाप 3 अंक चेक करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया हो तो अब मैं बात करूं 16 की। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 2 3 4 5 और लास्ट तक जाते जाते आपको कुल 97 अंक ही लिखने हैं, कुल 97 अंक लिखने हैं। तो आप बताइए कि अगर उस संख्या को 16 से हम भाग देते हैं, अगर उस संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो उसका शेष फल क्या होगा, शेष कितना बचेगा। तो अगर इसको लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक लिखने के बाद अगली जो संख्या होगी वहां पर 2 डिजिट, यानी कि यहाँ तक मैंने कितनी संख्याएं लिखी 9, अभी भी मेरे पास कितनी बाकी हैं 97 में अगर 9 घटा दिया जाए तो कितना होगा 88। 88 संख्याएं अभी भी मेरे पास बची हुई हैं और 88 में से कम यहाँ पर अगर 2 2 के पेयर बनेंगे आगे के तो 44 अंक और लिखने हैं और 9 में लिख चुका हूं। 9 के बाद 44वां अंक आखिरी में क्या आएगा, तो 44 + 54 यानी कि आएगा 53। 9 के बाद 44 53 के पहले आएगा 52। आपसे पूछा है 16 से भाग देने पर, तो मुझे पता है आखिरी के 2 अंक चेक करने हैं और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि बीच में कौन कौन से अंक हैं, सीधे इतना चेक कर लूंगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि इसका शेष इतना बचेगा। तो ये तरीके होते हैं 8 का 16 का, आपको बस ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने कहा कि सर 2 2 के पेयर तो बन गए, अगर मैंने यहाँ पर 98 रख दिया, तब मैंने 98 रख दिया, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 98 रखने पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो गया। 9 के बाद आप यहाँ पर 10 जब लिखेंगे तो आपने देखा 2 डिजिट आना स्टार्ट हो गई, यानी कि 9 अंक लिखने के बाद अभी भी मेरे पास कितने हैं 89। 9 अंक लिखने के बाद अभी भी मेरे पास 89 डिजिट बाकी हैं और उस 89 डिजिट में से अगर मैं बोलूं तो 44 का हिसाब किताब तो 2 का पेयर बन जाएगा और उसके बाद एक डिजिट कोई भी एक्स्ट्रा जो आगे की होगी वो लिख दूंगा। अगर 44 की बात की जाए तो 9 के बाद 44वीं डिजिट कौन सी होगी, तो 53 और 53 के पहले एक डिजिट लिखना है, कौन सी होगी 52, लेकिन ये तो 44 तक का है, एक डिजिट इसके बाद 5 आएगी जो कि 54 होगा और मुझे 4 का मतलब नहीं है, यानी कि मुझे चेक करना है किसका 25 और 35 का, मुझे चेक करना है 25 और 35 का। 25 और 35 को 16 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही इस पूरी संख्या का शेष होगा। तो ये होता है विभाज्यता के नियम, अगर आपने सीखे हैं तो इसको इस तरह से अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला है 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, अभी उससे पहले 3 और 9 का पढ़ते हैं, दोनों का एक साथ लेकर चलते हैं। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम, तो 3 के विभाज्यता का नियम आप लिखें कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि 3 के 50 से छोटे सभी गुणनखंड का योग ज्ञात करो। गुणनखंड का योग ज्ञात करो, बस इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया था और उसमें ऑप्शन थे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से किस तरह बनाएंगे, मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को अभी बस यहीं पर लिखकर छोड़ देना है 3 के नीचे,
इस क्वेश्चन को आपको बस लिख कर छोड़ देना है। इसके बाद जब मैं सम ऑफ डिजिट पर बात करूंगा अगले टॉपिक में, तब आपको मैं ये चीज लेकर और वहां पर सॉल्व करवाऊंगा। 3 के विभाज्यता के नियम अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है 6772, यहां पर x लिख दिया जाएगा, 3 x के संभावित मान ज्ञात करें, संभावित मान ज्ञात करें। या कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि x के संभावित मान का योग ज्ञात करें। बस इतना सा सवाल आपसे पूछेगा कि x के संभावित मान ज्ञात करें और x के संभावित मान का योग ज्ञात करें। यानी कि अगर यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x के मान का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि अगर संख्या वो 3 से विभाजित होगी तो सम ऑफ डिजिट का यानी कि हमें कॉन्सेप्ट चेक करना होगा और फिर इसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें देखना होगा कि क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अगर मैं बोलूं 6, अब इसको जब टोटल आप इसी तरह से करेंगे ना, टोटल यही तो तरीका होगा करने का। लेकिन मैंने कहा कि अगर टोटल ना किया जाए तो 6 क्या है 3 से विभाजित होगा। सम ऑफ डिजिट में अगर कहीं पर हम 6 लिखते हैं तो वो 3 को विभाजित तो करता है, उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर भी 6 है, ये भी विभाजित होगा। 5 और 4 3 को पूर्णतः कट जाता है, 7 और 2 3 से पूर्णतः कट जाता है, 7 7 14, 14 में से अगर देखा जाए तो 9 पूरी तरह से कट जाता है, सॉरी 12 पूरी तरह से कट जाता है, जिसमें से अभी बचा 2 में से 1 अगर हम लिख देते हैं तो संख्या 3 से पूरी तरह कट जाती है। फिर 2 में से अगर हम 2 में से 1 ऐड करते हैं तो संख्या पूरी तरह से कट जाती है। फिर 2 में से 4 अगर ऐड किया जाए तो 6 आता है, जो कि संख्या पूरी तरह से कट जाती है। फिर 2 में से अगर हम 7 ऐड करते हैं तो संख्या कितना 9 आता है, जो कि संख्या कट जाती है। और 2 में से अगर हम कुछ और आगे ऐड करना चाहें तो संख्या 2 डिजिट में हो जाएगी, जो कि कर पाना संभव नहीं है। यानी कि इसके आंसर क्या होंगे 7 1 और 4। 3 ऑप्शन हो सकते हैं 7 1 एंड 4। इनका योग पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि x की जगह पर, या हो सकता है ऑप्शन में से आपको 1 दे दिया जाए बाकी के ये दोनों ना दे, या हो सकता है आपको 4 दे दिया जाए बाकी के और कुछ ना दिया जाए। तो x का संभावित मान यही 3 हो सकते हैं। जहां पर आपका रिमाइंडर 2 बच रहा था उसमें से आप अगर 6 ऐड करते हैं, सॉरी 4 ऐड करते हैं तो 6 मिलता है, जो कि 3 से विभाजित है। आपका रिमाइंडर 2 बच रहा था, आप 1 ऐड करते हैं 3 मिल रहा था, जो कि 3 से विभाजित हो गया। 2 बच रहा था, आप 7 ऐड करते हैं 9 मिल जाता है, जो कि 3 से विभाजित हो जाता है। इसके बाद अगर आप आगे करना चाहें तो 2 के बाद मुझे ऐड करना होगा 10 ताकि मुझे 12 मिले, और x का मान कभी भी 2 डिजिट में नहीं कर सकता। तो यही 3 इसके मान है। ठीक है, तो 3 के विभाज्यता का नियम बस इतनी सी बात है। इसको आप लोग लिख लें कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया कि अगर हम सम ऑफ डिजिट 9 आ जाता है तो हम संख्या को बोल सकते हैं कि वो 9 से विभाजित होगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10,000, ऐसे ही तो लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 9 इंटू 1,000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 2। आपको मुझे पता है कि ये तो पता है कि सम ऑफ डिजिट करने पर अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। मैंने पूछा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैंने आपसे सवाल किया कि ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा कहाँ से। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 8 इंटू 8 को अगर मैं बाहर रखूं तो मैं लिख सकता हूँ 999 प्लस 1, सॉरी 999 प्लस 1 लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस 9 को मैं बाहर ले लूँ और 999 प्लस 1 लिख सकता हूँ।
फिर इसको मैं बाहर ले लूँ तो 1 इंटू 99 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस 1 को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पर 99 प्लस 1, फिर इसके बाद मैं 7 को अगर बाहर लेता हूँ, 7 को मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ और 2 अपने आप में लिखा ही है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि 8 इंटू 999 4 टाइम 9 करने के बाद और 8 इंटू 1 यानी कि 8, मैं इसको अलग से रख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अलग से रख दिया। अब ये बताइए कि अगर किसी संख्या में 9 का गुणा होता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, यानी कि ये संख्या तो 9 से कटेगी। फिर इसके बाद 9 का इंटू किया मैंने 999 से और संख्या 9 से कटेगी। आप देख रहे हैं कि ये 999 है, लेकिन 9 का इंटू जैसे ही मैंने 1 से किया तो यहाँ पर अलग से रख दिया। फिर मैंने कहा 1 इंटू 99 किया तो ये संख्या 9 से तो कटेगी, अब 1 इंटू 1 मैं यहाँ पर रख दिया। फिर इसके बाद 7 का इंटू मैं 9 से किया तो संख्या कटेगी, लेकिन 7 इंटू 7 में यहाँ पर रख दिया और 2 अपने आप में रखा है। यानी कि आपने देखा कि ये संख्याएं तो पूरी की पूरी 9 से कट गई, लेकिन ये जो है आपका जो बचा है इनको टोटल करके हम चेक कर लेते हैं। अगर ये भी 9 से कटेंगी तो संख्या 9 से कट जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आया है, लेकिन आपको इतना सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना सा समझना है कि यदि सम ऑफ डिजिट किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 की एक बहुत अच्छी कहानी ये है कि जितने भी आपके आगे अभी कॉन्सेप्ट बहुत सारे ऐसे आएंगे जहां पर 9 के विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एलसीएम एचसीएफ के 95% क्वेश्चन हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल पे बना देंगे। मैंने कहा एलसीएम एचसीएफ के 95% क्वेश्चन हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल से बना देंगे, तो 5% फिर बचा ही क्या है, छोड़कर भी चले आना, कुछ नहीं होगा। यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिखिए, यदि 876 ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, 876 x 512 पूछ लिया जाए कि x का अगर ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो अब बात ये आती है कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि 9 से विभाज्यता का नियम, यानी कि जितनी बार किसी भी संख्या में, एक और आपको मैं बात बता दूं, कुछ भी लिखा होगा, 36 लिखा है, इसके आगे 9 लिख देना, सम ऑफ डिजिट नहीं बदलेगा। इसके आगे आप 9 लिख दो, सम ऑफ डिजिट अगर आपका जो भी है 34 यहाँ पर लिखा है तो आपका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 7 है। इसके आगे मैं कहता हूं आप जितनी बार 9 लिखना हो लिख दो, सम ऑफ डिजिट 7 होगा। संख्या का सम ऑफ डिजिट 7 होगा, यानी कि 9 के लिखे रहने से कोई फर्क सम ऑफ डिजिट में नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट को समझिए, किसी भी संख्या में 9 का आप डिजिट में इंटू कर दें या उसके साथ 9 लिख दें तो उस संख्या के सम ऑफ डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर मैंने लिखा कि 7 5 कितना होता है, 12 होता है, 1 और 2 3 होता है। मैंने कहा इसके आगे आप 9 लिख कर दिखाओ, 9 7 15 5 20, 9 7 16, 16 5 21, 21 का सम कितना होता है, 3 होता है। मैंने कहा एक और 9 लिख के दिखाओ, 21 9 30 होता है, 30 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 30। मैंने कहा एक और 9 लिख कर दिखाओ, 39 होगा, 9 3 12, 1 2 3 होगा, और एक 9 लिख कर दिखाओ, 39 10 49 यानी 48 होगा, 48 का 8 4 12, एक सम ऑफ डिजिट आपका 3 होगा। चाहे आप जितनी बार 9 लिखना हो लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि अगर सम ऑफ डिजिट किसी भी संख्या का आपको चेक करना है तो उसमें जितने भी 9 लिखे हों, उस संख्या में जितने भी 9 हो, यानी कि उनको टोटल करने से 9 मिल रहा हो तो आपको उसको शामिल नहीं करना, यानी कि वो सम ऑफ डिजिट में कोई रोल प्ले करता ही नहीं है। चेक करके देख लो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिख लो, उसमें 9 आप कहीं पर भी लिख दो, सम ऑफ डिजिट जितना है उतना ही रहेगा। इंटू भी करके देख लो, सम ऑफ डिजिट 9 के साथ यही एक कहानी है कि 9 कहीं पर भी आप उसके साथ इंटू कर दो या उसके साथ कहीं पर लिख दो, सम ऑफ डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या लिखा था, फिर से लिख देते हैं, कोई नया नंबर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, जितना मर्जी आप लिख लो। मैंने कहा इससे बड़ी संख्या तो आपको नहीं दी जाएगी 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, और मैंने रटा है तो किसी पेपर का क्वेश्चन नहीं लिखा है। मैंने आपसे कहा कि x का मान अगर पूछा है तो आपसे अब तक ये बोला गया होगा कि संख्याओं का सम चेक कर लो, और अगर वो सम 9 से विभाजित हो रहा है तो आपकी संख्या 9 से कटेगी।
इसका 9 से क्या सम करने बैठेंगे तो आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पहली बार में मैं सही कर दूं। और दूसरी बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट से कम समय में कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। इसका तरीका यही होता है कि मैंने कहा जितने आपको इस क्वेश्चन में 9 दिख रहे हों उनको गायब कर दो, क्योंकि उसका सम ऑफ डिजिट में कोई रोल होता ही नहीं है। ये लिए 9 दिखा, 7 2 9 होता है, 6 4 10, फिर इसके बाद यहां से देखा 6 3 9 होता है, फिर इसके बाद आगे देखें 8 1 9 होता है, 9 ये होता है, और 6 5 11 11 7 18, 9 का मल्टीपल हो गया, ये भी नहीं होता, 7 5 12 12 6 18, इसका भी काम खत्म है। 6 और 3 9, यानी कि यहाँ से 6 को गायब किया तो इससे 3 चला गया, यानी कि यहाँ पर 1 बचा। बस आपका सम ऑफ डिजिट अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 7 होगा, 7 के अलावा और कोई दूसरी संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें हमें सीखना है। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अगर कोई चेक करना चाहता है चेक कर ले, सम ऑफ डिजिट निकालो, 9 से विभाजित करो, जो शेष बचेगा उसमें 7 ऐड करना होगा, तभी आपका आंसर निकल कर आएगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा आप एक दो और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। किसी को अगर ये लग रहा हो कि जो दिल करे नंबर लिख लो, 7 2 5 4 8 2 7 8 5 3 5 6 3 2 x 4 5 2, कुछ भी लिख दिया मैंने कहा इस संख्या को अगर हम 9 से विभाजित करते हैं और संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो इस x का मान ज्ञात करो। बस इतना आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 अंक होंगे, आप जोड़कर आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा अगर नहीं है, आपको क्वेश्चन उलझाना चाहता है, परेशान करना चाहता है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने तो एक कॉन्सेप्ट सीखा कि 9 के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 2 9 5 4 9 8 7 15, 8 7 15 होता है, 15 3 18 होता है, 18 9 का फैक्टर है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 8 5 13 और 13 6 19 होता है, 13 6 19, 19 में से यहाँ पर 1 बच जाएगा, 18 तो गया, 5 4 9 भी चला गया, 2 2 4 2 6 1 7, x का मान 2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये होता है डिविजिबिलिटी रूल 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 8 7 6 x 9 3 b, 8 7 6 x 93 एंड y, ये आपके सामने एक संख्या है। अब आपके सामने दो वेरिएबल हैं, उन दोनों वेरिएबल में एक कंडीशन दी है, यदि संख्या 9 से विभाजित है, b एक सम संख्या है, यदि b नहीं y एक सम संख्या है, यदि यह संख्या 9 से विभाजित है और y एक सम संख्या है तो a के सभी मान का योग ज्ञात करें। a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, या पूछ सकता है a के संभावित मान कितने होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब पहला आपका ये काम है कि मुझे ये समझना होगा कि x प्लस वाई, देखिए मैंने क्या लिखा, 876 93 y एंड 4, यानी कि 876 x 93 y एंड 4 यहाँ पर मिस हो रहा था। अब इसके बाद हमें करना क्या है इस नंबर में कि हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन आपको ये बताना है कि y एक ऐसा मान है जो कि सभी की सभी सम संख्याएं हैं। तो x के संभावित मान का योग ज्ञात करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए मैंने कहा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 9 जहां पर भी दिखे उस 9 को हम क्या कर सकते हैं, उससे गायब कर सकते हैं, उसका कोई भी रोल नहीं है। 6 और 3 9 होता है, उसको मैंने मिटा दिया। 8 7 15, 15 4 19, 19 में से 18 को मैं गायब कर सकता हूँ, 1 बच जाएगा। 19 में से 18 को मैं गायब कर सकता हूँ, 1 बचेगा, यानी कि इस संख्या का पूरी की पूरी जो भी संख्या बनेगी उसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 9 होगा। और जहां पर आपने सम ऑफ डिजिट 9 की बात की, 1, यानी कि सम ऑफ डिजिट अगर 1 है और 1 प्लस एक्स प्लस वाई ऐसी कोई संख्या है जो कि 9 से विभाजित होगी, यानी कि अगर इस पूरी संख्या का सम
सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होगा तभी तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। यानी कि इसको अगर मुझे 9 से विभाजित करना है तो y का मान मैं कितना रख सकता हूँ, या तो 0 सम संख्या होगी, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। या तो 0 रखूंगा, या तो 2 रखूंगा, या तो 4 रखूंगा, 6 रखूंगा, 8 रखूंगा। 1 तो अपनी जगह पर है ही। तब इसके बाद हम x का मान कितना रख सकते हैं, 1 + 8 + 0 = 9 मिल गया। अब 1 + 2 = 3 यानी कि 6 भी रख सकते हैं। 1 + 4 यानी 5, इसका मान 4 रख सकते हैं। 1 + 6 यानी 7, इसका मान 2 रख सकते हैं। और 1 + 8 यानी 9, इसका मान 0 रख सकते हैं। और 0 के अलावा एक और संख्या आ सकती है, वो होगी 9। 9, 8, 17, 1, 18 यानी कि 18 भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 9 रख दूं और यहाँ पर 8 रख दूं तो 18 होगा, या 1 तो है ही। यानी कि x के संभावित मान का योग 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, 9, 29, 29 इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 9 के डिविजिबिलिटी रूल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब बात करते हैं नौ के विभाज्यता का जो नियम है। अब तक हमने क्या समझा कि 1, मान लीजिए जैसे ये 17 लिखा है, इसके साथ अगर मैं 9 लिख दूं तो पहले मैं 17 का सम ऑफ डिजिट चेक करूंगा, 8 होता है। इसका डिजिट सम ऑफ डिजिट 7, 8, 7, 1, 8, 8 और 9, 9, 8, 17 होता है। सम ऑफ डिजिट फिर भी 8 रहेगा, यानी कि 9 के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने लिख रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है, मैंने कहा आप किसी भी नंबर में 12 × 9, मैंने हाँ एक बात शायद अभी पीछे ये बोला होगा कि किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करने पे सम ऑफ डिजिट नहीं बदलता, ये नहीं। किसी भी संख्या में 9 का इंटू करने पर कोई भी संख्या होगी उसका सम ऑफ डिजिट 9 हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी उसका सम ऑफ डिजिट तो 9 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 × 9 108, या अगर मैं कहूँ 99, या मैं कहूँ, इन सभी का सम ऑफ डिजिट आप चेक करके देखना, लास्ट में 9 ही आएगा। 9 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी संख्या में अगर 9 का इंटू हो जाए तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, सॉरी वो संख्या उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही होगा। बड़े से बड़े सवाल इस तरह कर सकते हैं, 3772 × 9 × 6875 × 7 × 54, बस इतना सा सवाल दे दिया और आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सही है। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कभी निकाला नहीं जाता। मैं क्या बोलूंगा, 9 आ गया, मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि सम ऑफ डिजिट किसका 9 है, वही इस सवाल का उत्तर होगा। जिस और आंसर का सम ऑफ डिजिट 9 होगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। दूसरी बात, 9 दूनी 18, 8, मैंने यहाँ पर 5 लिखा, 8 पंचे 40, और जहां पर 8 और 5 40 हो गया, यानी कि आपने देखा एक 5 है और एक 2 है, यूनिट डिजिट पर 0 होगा, यूनिट डिजिट पर 0 होगा, सम ऑफ डिजिट 9 होगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, इस संख्या का मल्टीप्लाई आप करके देख लो, ऑप्शन जो भी आएगा, आंसर जो भी आएगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, सम ऑफ डिजिट 9 होगा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि बड़े से बड़े सवालों को हम इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, चाहे उसमें जितने भी डिजिट हो, अगर उसके साथ 9 का इंटू हो गया तो उस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 हो गया। आप कोई भी सवाल देख सकते हैं। छोटा सा सवाल अगर किया जाए तो ये 4 होता है, 9, 9 चौको 36, 6 3 9, 5 9 45, 5 4 9, 6 9 54, 5 4 9, ठीक है। और कोई देख सकते हैं, मैंने कहा 2 कर लीजिए, 2 × 9 18 होता है, 8 और 1, यानी कि कितनी भी संख्या लिखी हो, चाहे वो छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके साथ अगर 9 का इंटू किया गया होगा तो वो संख्या 9 से, यानी कि उसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा। क्यों होगा सम ऑफ डिजिट 9?
क्योंकि अगर उस संख्या में 9 आया है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से कट रही होगी। किसी भी संख्या में 9 का इंटू कर दो, वो संख्या 9 से कट रही होगी। और जब 9 से कट रही है तो 9 से क्यों कट रही होगी? क्योंकि उसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बड़े से बड़े क्वेश्चन, यानी कि जहां पर आपके जो सिंप्लीफिकेशन के, यानी कि जहां पर आपको एसआई और कांस्टेबल में कुछ इस तरह से सवाल मिलते हैं, कुछ इस तरह से मैंने कहा इतना बड़ा सवाल लिख दिया जाए 365 गुणे 512 गुणे 72 गुणे इंटू 672 गुणे 844 गुणे 999। आपसे बस इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया और ये बोल दिया जाए कि इस संख्या का जो भी आंसर होगा, कुछ बड़े बड़े आंसर इस तरह से दिए हैं आपके सामने 4, मुझे नहीं मालूम, ये तो मालूम है कि इसका सॉल्यूशन या तो पूछेगा यूनिट डिजिट, सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट भी कई बार पूछता है। मैंने कहा यूनिट पूछेगा केवल और केवल यूनिट डिजिट। मैंने कहा यूनिट डिजिट तो मत पूछो, तुम मेरे से ये पूछ लो ना कि इसका आंसर क्या होगा, तब भी मैं तुम्हें 5 सेकंड के अंदर बता सकता हूं। कैसे? यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं 5 दूनी 10, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर एक बार 0 आ गया है, उसमें जिस संख्या की जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो 0 नहीं बदलेगा, यूनिट डिजिट पर 0 होगा, ये तो कंफर्म है। दूसरी बात, अगर किसी संख्या में 9 का इंटू हो गया है, 9 × 72 इसको लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या में मैं 9 का इंटू कर दिया हूं, इस पूरी की पूरी संख्या में 9 का इंटू कर दिया हूं, यानी कि संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 होगा। और जिस ऑप्शन को आपको चेक करना हो मिटाते हुए चेक कर लेना, लास्ट में 0 बचेगा, वही संख्या का उत्तर होगा। पहली बात, यूनिट डिजिट पर 0 होगा। दूसरा, उस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 होगा। अगर इस दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन में ये अप्लाई ना हो, क्योंकि इतना बड़ा सवाल आपसे इनटू तो नहीं करवाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। यूनिट डिजिट पूछेगा, ठीक है, तो ये आपका तरीका है। आगे बढ़े, यानी कि अभी 9 कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सम ऑफ डिजिट को और एक अच्छा मैं एग्जांपल के साथ, जैसे कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था, मैं उसको देख लेता हूं फिर आपके साथ। क्वेश्चन ये है कि 50 से छोटे 3 के सभी, मैंने साथ 3 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। आपके सामने ऑप्शन है 400, 408, 412, 404, 400, 408, 412, 404, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। अब बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को लगेगा इसको तो हम एपी से बनाएंगे, इसको तो हम सभी डिजिट लिख कर ऐड कर लेंगे। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपसे पूछा है 3 के बाद कितना होगा 6 के बाद कितना होगा 9 के बाद कितना होगा 12, यानी कि आप देखिए अगर पहली डिजिट को मैं लेता हूं तो 3, दोनों को ऐड करता हूं तो 9, 9 6 15, यानी कि 9 9 18 हो जाएगा, फिर 8 9, और यहाँ पर जो भी आप संख्याओं को ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे तो पहला जो सम मिल रहा है 3, दूसरा कितना मिल रहा है 9, यानी कि आपका कुछ भी संख्या होगी लास्ट में कितना आएगा 48 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा 12 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा 3, आखिरी अंक आपका कितना होगा 3 होगा, लास्ट की जो डिजिट होगी वो 3 होगी सम ऑफ डिजिट। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जितनी भी संख्याएं लिखी हूं 3 6 3 3 9 3 4 12 ऐसे करके लास्ट में 48 होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि पहली संख्या का 3, फिर दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 9, फिर इसके बाद 9 9 18, 8 1 9, फिर 12 18, और ऐसे करते हुए आप लिखते चले जाएं तो आपका आंसर कितना होगा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि 3 के ही तो सभी के सभी फैक्टर जुड़ रहे हैं, और संख्या जो भी होगी वो 3 से विभाजित होगी, संख्या जो भी होगी वो 3 से विभाजित होगी। यानी कि इसका सम ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 से विभाजित ना हो। अगर 3 से विभाजित होगी तो क्या 400, 4 2 6 1 7, क्या इसको कह सकते हैं 4 4 8, क्या इसको कह सकते हैं, नहीं हो सकता। एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इतना पूछा गया था। मतलब कि संख्या जो भी होगी, मुझे ये तो पता है कि 3 से
6 से, 9 से, इन सभी को अगर जोड़ा जाए तो यानी कि आपका एक बार अगर 3 जुड़ा है और सभी के सभी जितने हैं वो सभी के सभी में 3 है, यानी कि सभी डिजिट्स में 3 है, यानी कि जितने नंबर हैं वो 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो उनका सम भी तो 3 से विभाजित होगा। और 3 से अगर विभाजित होगा तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 25 का और 125 का, यानी कि अगर यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ध्यान करो, याद करो मैंने 2 के पावर के साथ मैंने क्या बताया था कि 5 के विभाज्यता का नियम कहता है यदि इकाई का अंक 5 से विभाजित हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। फिर इसके बाद 5 की पावर 2, यानी कि लास्ट के दो, आखिरी के दो अंक 5 से विभाजित हो। फिर इसके बाद 125 की बात करें तो आखिरी के 3 अंक 5 से विभाजित हो। इसमें से भी बस छोटा सा यही क्वेश्चन बन सकता है कि कोई एक संख्या है 1 से लेकर और 1, 2, 3 सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स को लास्ट के 94 तक लिख दिया जाता है, यानी कि लास्ट 94 अंक नहीं है, 94 तक लिख दिया जाता है और आपसे ये कहा जाए कि इस संख्या को 25 से भाग करने पर शेष बताओ। तो आपका मतलब ये नहीं होगा कि मैं सभी संख्याओं को इस तरह से लिखूं और फिर इसको मैं 25 से डिवाइड करूं। मुझे ये पता है आखिरी के 2 अंक चेक करने हैं, संख्या कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 से 75, 25 से 75, 75 10 85, 4 यानी कि 19। ठीक है, अगर यही 125 पूछा होता तो मुझे यहाँ पर 93 लिखना होता और मैं 394 को चेक करता। तो इतना सा सवाल है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि 5 के विभाज्यता का नियम और कहाँ से हमसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 5 का हो गया। इसके बाद आपका आगे बात करें 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, कोई एक संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, इसका मतलब कि वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कोई एक संख्या, तो वह संख्या क्या होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा सवाल नहीं बनते। अब आप बात करें आगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहां पर काम आता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपका काम आएगा जब आप एरिया और वॉल्यूम, जहां पर आप 22/7 की बात करोगे, पाई का मान अगर क्वेश्चन में दिया है कि 22/7 रखा गया है और आपसे कोई एरिया कैलकुलेट करना है या कोई भी, जहां पर आपको सर्कल का क्वेश्चन है और 22/7 की बात की जाए, तो आपको ये समझना होगा कि अगर इस कोई भी 2πr है या जो भी है, यानी मुझे कोई भी आंसर मिलेगा, इतना तो पता है कि उसमें 11 है और मैं चेक कर लूंगा कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल का यूज कहां पर होगा वो मैंने बताया, और आखिर है क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल उसको एक बार चेक करते हैं। आपके सामने अगर कोई भी एक संख्या लिखी हो, ठीक है, आपके सामने मैंने एक संख्या लिखी और मैंने कहा कि ये संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड है, x का मान ज्ञात करें, x का मान। तो अब आपका काम क्या होगा, एक संख्या छोड़कर और ऐसे आप क्या बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और आप पता है कि इसका सम, इसका सम, इसके सम से लेस कर देते हैं।
ठीक है, जैसे कि अगर मैं करूँ 8 7 15, 15 3 18, यानी कि ये तो हो गया 18। 18 में से आपका क्या है 5x + 2 यानी कि 7 + x। अगर इसमें से मैं 11 में से क्या घटा दूं, 18 में से 7 घटाऊं तो कितना बचेगा 11 + x। x का मान 0 होगा, इसके अलावा और कुछ तो नहीं हो सकता। x का मान कितना होगा 0 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक तरीका ये है कि कई बार, अब मान लीजिए आपसे तो ये छोटी संख्या थी, आपने कर लिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से बोल दूं 656 500 8 7 9 3 2 1 5 6 4 2 3, मैंने आपसे बस इतना सा क्वेश्चन किया कि ये संख्या क्या 11 से डिवाइड है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप लास्ट में कोई एक अंक लिख दो जिससे कि संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर कुछ भी एक अंक आपको आखिरी में लिख देना है ताकि संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आपसे ये अगर चीजें कर रहे हैं, ये अगर कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि यार कहीं पर ऐसा हो सकता है कोई एक नंबर टोटल करने में मेरे से गलती हो। मैंने एक तरीका ये भी बताया कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसे करते जाइए 8 - 7 1, 9 - 3 6, 2 - 1 1, 6 - 5 1, 4 - 2 2, 3 कोई भी नंबर होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 - x। या अगर मैं बोलूँ कि अभी मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं, मैं 3 तक लिखा। अब इसके बाद आप इनका टोटल कर लीजिए 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 12 13, यानी कि 7 8 9 10 11 12 13 14 3 2 5 6 7 13 14 इसका आया, यानी कि 11 + 3 है, यानी कि 11 तो कट जाएगा, 3 अभी बच रहा है। 3 अगर मुझे बच रहा है तो यहाँ पर 8 लिख सकता हूँ, संख्या तभी 11 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या 11 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर मैं एक ही मान लिख सकता हूँ, वो 8। अब आप चेक कर सकते हैं कि 3 - 8 किया जाए तो कितना होगा। 3 - 8 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर आएगा -5। गलती कहाँ पर हो रही है 3 8, सही। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं 6 1 7 7 1 8 9 2 11 और 12 13 14, और 14 में से 5 घटाएं कितना आएगा। गलती हो रही है अभी, यानी कि अगर ये 14 आ रहा है तो 14 आने का मतलब ये है कि संख्या अभी 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगली जो संख्या होगी वो 22 होगी, और 14 से 22 पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, 8 ही तो करना होगा। सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसका टोटल कर लें, इसका टोटल कर लें, इसका टोटल कर लें, इसका टोटल और इसका, फिर इन दोनों का कर लें, फिर जो भी आपने क्रॉस लगाया इनका कर लें, और इसके बाद आप चेक कर लें कि डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आपका तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के एक अंक को छोड़कर अगले अंक यानी कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम और फिर उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या कोई भी 11 का एक फैक्टर, 11 का कोई एक मल्टीपल हो, 11 का कोई एक मल्टीपल हो, या तो 22 हो या 33 हो या 0 हो, तो वो संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं कंबाइंड रूल। कंबाइंड रूल में क्या है, कई बार आपसे 7 का 13 का और 11 का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 556 556 निम्न में से किस संख्या से डिवाइड है, तो क्वेश्चन लिखा होगा ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, 1001। तो इसका जो आंसर होता है वो आपका क्या होता है 1001। ये ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको देखते हैं।
देखिए 7, 11 और 13, एक 11 का तो आपने एक पढ़ा, मैंने कहा दूसरा भी अगर आपसे कई बार 7, 11 और 13 का पूछे, कोई भी एक संख्या लिखी है 656, 582 क्या 7 से डिवाइड है, क्या 11 से है, क्या 13 से है। यहां पर आपको करना क्या है, 3 का पेयर यहां से बनाना है, आपके राइट से 3 का पेयर आपको बनाना है और इनका डिफरेंस लिख देना है। इनका डिफरेंस आपको लिखना है, 3 का पेयर बना के और इनका डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस कितना होगा 4 और यहाँ पर 15 यानी कि 74 इसका अंतर होगा। 74 क्या 7 से डिवाइड है, नहीं है। क्या 11 से है, नहीं है। 13 से है, नहीं है। यानी कि ये संख्या ना तो 7 से है, ना 11 से है, ना 13 से है। यानी कि आप ये लिखें। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका सवाल होगा कि एक कोई क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो कि 659, 624, अब इसको आप करिए। तो मैंने आपसे कहा कि क्या ये संख्या 11 से, क्या ये संख्या 13 से, या क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है। तो आपका जवाब होगा, जरा चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 945 और यानी कि 35 क्या 7 से डिवाइड है, यस। 11 से है, नो। 13 से है, नो। यानी कि ये संख्या 7 से तो पूर्णतः डिवाइड होगी, ना तो 11 से हो सकती, ना ही 13 से। मैंने कहा, मैंने अगला लिखा 656। यहाँ पर देखिए 0 होगा। 0 क्या 7 से डिवाइड है, यस। 11 से है, यस। 13 से है, यस। ओनली कहना गलत था। ओनली 7 कहूँ गलत है, ओनली 11 कहूँ 13, क्योंकि ओनली कहना गलत है। संख्या केवल 7 से नहीं डिवाइड हो रही है, संख्या 2 से भी कट जाती है, संख्या 0 से भी कट रही, संख्या 11 से भी कट रही, संख्या 13 से भी कट रही है। तो अगर देखा जाए 7 × 11 × 13 1001, यानी कि अगर संख्या 7 से कटे, 11 से कटे, 13 से कटे, तो वो 1001 से कट रही होगी। बात समझ में आई? तो बस इतना सा एक कॉन्सेप्ट ये भी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 3 का पेयर अगर बड़े संख्या का बनाना हो तब दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा कितना भी बड़ा लिख लो, 656, 582, 812 और 112। यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको 3-3 के पेयर बना देने हैं। 3-3 के पेयर मैंने बनाए। अब आपको देखना है कि जो भी पेयर एक विषम प्लेस पर है, यानी कि ऑड प्लेस पर है, तो ये दोनों है। जो भी एक सम यानी कि इवन प्लेस पर है, ये हो गया। देखिए अगर आपसे मैं बोलूं कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, क्या ये संख्या 13 से विभाजित है, तो 11, 7 और 13 का एक कंबाइंड रूल बता रहा हूँ कि 11 का अगर आपको सम ऑफ डिजिट उस तरह से ना करना हो तो एक दूसरा तरीका है, आप वहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। अब आपको सम और सम की जो भी प्लेस है उसको आपको ऐड कर देना है। विषम वालों को ऐड करना है, सम वालों को ऐड करना है। 512, 582 और 112, फिर इसके बाद 812 और 656। तो 6 2 8, 5 1 7, 6 8 6 14, 1400 और ये 4 8 1 9, 5 1 6, यानी कि इसमें से 694 आप लेस कर दो। यहाँ पर जो भी आए तो देख लेना कि क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल ऐड करके अलग अलग आपको डिवाइड लेस कर देना है, यानी कि बड़े में से छोटा। अगर ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये संख्या 7 से कट रही होगी। 11 से हो रहा होगा तो ये संख्या 11 से कट रही होगी। 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 13 से कट रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको एक बार अपने ही शब्दों में जिस तरह से आप लिखना चाहें लिख लें। कुछ लोगों का ये होगा कि 4 संख्याएं हैं, इसका हम कैसे चेक करें कि संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो सीधा सा है 872 और इसके सामने 2 जीरो लगाओ। 872 में से अगर 4 लेस करना हो तो ये कितना होगा 868। 868 क्या 7 से कट रहा है, चेक कर लेंगे। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कोई इतना ज़्यादा तो नहीं है कि अब इसको मैं 7 से नहीं कर सकता। 7 1 कम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 7 चौको 28। हाँ, ये संख्या 7 से कट रही है। तो 7 का, 11 का, 13 का जो कंबाइंड रूल है वो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।
अब मैं आपको 9 के डिविजिबिलिटी रूल के कुछ जो सम ऑफ डिजिट बताया, कुछ उससे रिलेटेड मेरे साथ सामने कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं और उनके ऑप्शन भी दूंगा। आप देखना कि जो आपका सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट है, आप उसके बेस पर कितना जल्दी और कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपकी कोई भी बुक हो, किसी भी बुक को आप लगा रहे हैं, उसमें देखना कि उस टाइप के कितने क्वेश्चन हैं। आपके सामने क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर देखिए उनको कैसे बनाना है। चलिए 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इस तरह से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एडिशन का है 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस एक्स इक्वल टू 3421 प्लस 1262। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि इस x का मान ज्ञात करो। अगर आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया कि x का मान ज्ञात करो, आपका जो भी अब तक का कॉन्सेप्ट रहा हो, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि सर 1 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। कितना भी कोशिश कर ले 1 मिनट आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको इसका और इसका ऐड करना होगा, फिर इसमें से इसको माइनस भी करना होगा, फिर इन दोनों को ऐड करके और फिर लेस भी करना होगा, तब जाके मुझे इसका मान निकल कर आएगा। मैंने कहा सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट एक बात मुझे ये समझाता है छोटा सा, कि अगर मैंने कोई भी संख्या है 312 प्लस 62 को ऐड करूं तो 6 2 8 होता है, 3 2 5 1 6 8 6 14, यानी कि सम ऑफ डिजिट 5 होगा। आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं। 2 2 4 6 1 7 3 7 3 10 4 14, यानी कि 5। तो चाहे मैं सम ऑफ डिजिट चेक कर लूँ, जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी सम ऑफ डिजिट तो वही होंगी जो यहाँ पर है। यानी कि आपको ये समझना है, यहाँ से छोटी सी बात मैंने ये निकाली कि सम ऑफ डिजिट तो क्वेश्चन की जो भी आपका चाहे जितनी भी डिजिट लिखी हों, जो उनका सम ऑफ डिजिट होगा, आपके सॉल्यूशन का सम ऑफ डिजिट वही होगा। सम ऑफ डिजिट में 9 का कोई रोल नहीं होता। अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसमें से आप तो सम ऑफ डिजिट चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब सम ऑफ डिजिट से ही मुझे चेक करना है। मैंने एक बात निकाली कि अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जो भी आएगा आंसर, यानी कि इन जो भी डिजिट्स का सम होगा उस आंसर का भी सम ऑफ डिजिट होगा। यानी कि आंसर का सम ऑफ डिजिट अगर होगा तो सम ऑफ डिजिट करने के लिए 9 को रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से 9 को हटाना शुरू करता हूँ। देखिए 8 6 और 3 तो गया, 8 के साथ अगर 2 दे दूं, 8 को अगर मैं 1 दे देता हूं तो ये 9 बन जाएगा, यानी कि सम ऑफ डिजिट इसका 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं। 8 और 1 गया, यानी कि सम ऑफ डिजिट आपका कितना होगा? इसके बाद आपका यहां पर कितना होगा? 6 गया, 4 8 4 12, 6 and 3, ठीक है। 6 and 3 कटा, 9 बना। और इसके बाद 8 को अगर मैं 1 दे देता हूं तो यहां पर कितना होगा? 3 बचेगा। आगे बात करते हैं। 9 तो कट गया, 6 5 11, यानी कि 2, 7 3 10 प्लस 2 माइनस 2, और यहां पर माइनस x है। इसके बाद इसकी अगर मैं डिजिट की बात करूं तो 4 3 7 2 9 कट गया, और यहां पर बचा 6 2 8 9, यानी कि 2 बचा। आंसर का सम ऑफ डिजिट कितना है? 3। ध्यान से देखिए, 9 का कोई रोल नहीं है। आंसर का सम ऑफ डिजिट कितना है? आप चाहे तो पूरी डिजिट को भी चेक कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट इसका 3 ही होगा। मैं चेक करके दिखाऊं। 6 2 8 9 9 2 11, 6 2 8 9 9 10 11, 11 का सम ऑफ डिजिट 2 होता है। मैंने 2 लिखा है। 3 2 5 4 9 1 10, 10 का सम ऑफ डिजिट 1 होगा। 1 और 2 टोटल आंसर का सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन में मुझे जितनी वैल्यू दी है उनका मैं देखूं तो 7 और 3 10, 10 माइनस 2 8, 8 में से क्या घटा दें कि आंसर का सम ऑफ डिजिट 3 है, यानी कि 8 में से 5 हमें घटाना पड़ेगा। यानी कि x का जो भी वैल्यू होगी, x के प्लेस पर जो भी वैल्यू होगी उसका सम ऑफ डिजिट 5 होगा। ये आप चेक कर सकते हैं। तो 9 को यहाँ से अगर मैं 6 6 12 1 13, 13 का सम ऑफ डिजिट यानी कितना होगा? 4। आंसर नहीं होगा। 7 और 2 9 कट गया, यानी कि इसका भी 4 है, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 1 8 8 8 16, सम ऑफ डिजिट 7 है, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 2 9 4 1 5, यही सवाल का उत्तर है। चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो अभी आपको मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप बिना मार्कर के सीधा बोलेंगे। 6 3 9 8 4 12 3 8 1 9 5 2 7 7 3 10, 10 माइनस 9 से कटा, 6 5 11, यानी 2
8 में से x घटाऊं कि मुझे सम ऑफ डिजिट 3 मिले, 8 में से 5 घटाने पर 3 मिलेगा, यानी कि आंसर जो भी है उसका सम ऑफ डिजिट 5 होगा। इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता है। टोटल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो इसको कॉपी में लिखें। और तरीका आपका, अब देखिए आप जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी किसी भी बुक में एडिशन के जितने भी क्वेश्चन हैं जहां पर आपको कोई एक डिजिट लिखना है, x का मान यानी कि शुरुआत के 3 संख्याएं दी हैं उनका सॉल्यूशन दिया है, बीच में किस संख्या को जोड़ा जाए तो उन सभी को जोड़कर फिर लेस करना भूल जाओ। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हो, ना कि 1st से 8th तक के स्टूडेंट हो। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 58,321। देखिए डिजिट का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को लिखते समय गलती कर देते हैं और फिर इसके बाद परेशान होते हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद 69386 है इक्वल टू, यहाँ पर कौन सी डिजिट आए कि 37098 मुझे आंसर मिल जाए। तो अब समझिए दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को बनाने के। पहला तरीका तो सम ऑफ डिजिट चेक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने एक चीज ये देखा कि लास्ट में 19 है, 09 है, 09 है और 19 है, यानी कि अब मैं तो कंफ्यूज हो सकता हूं। अगर मैं एक तरीका, ये दूसरा भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो अभी बेसिक चल रहा है उस पर देखिए, यहां पर क्या कर सकते हैं 5 3 8 1 9, ये तो गया, इसका काम अब यहां पर नहीं रहा। 8 तो 10 यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 1 होगा, ये डिजिट भी मैंने यहां से गायब कर दी। इसके बाद 6 3 9 9, ये दोनों तो यहां से इनका काम खत्म हो गया। 8 को अगर मैं 1 दे दूं तो 5 बचेगा, इसका भी काम यहां से खत्म। यानी कि सम ऑफ डिजिट अगर 6 है तो क्वेश्चन आंसर का भी सम ऑफ डिजिट 6 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये कितना है 9 है और 7 3 10 यानी कि 1, 8 1 9 यानी कि ये 0 हो गया। जो भी संख्या होगी इसका आंसर मुझे सम ऑफ डिजिट 6 चाहिए। अगर इस, क्योंकि देखिए 5 और 6 सम ऑफ डिजिट अगर इसकी 6 है और ये अपने आप में 0 है तो 6 + 0 यानी कि यही एक ऐसी संख्या है जिसका सम ऑफ डिजिट 6 होगा, वही आंसर होगा। तो आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि 9 9 कट गया, 6 2 8 नहीं हो सकता, 9 9 कट गया, यही सवाल का उत्तर है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये 8 होगा, ये 8 1 9, ये भी। आप देखिए यहाँ पर क्या बात सामने आई, दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि दो आंसर आपके सामने आ गए। इसकी सम ऑफ डिजिट 6 इसका भी है, 6 इसका भी है। अब आपका क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा? देखिए बहुत सभी क्वेश्चन में हम इस तरह से नहीं फंसेंगे, लेकिन अगर फंस जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे। लास्ट की 2 डिजिट मतलब क्या है 21 पहले का, फिर प्लस का साइन लगा था 86 और इसके बाद दो डिजिट यहाँ पर थी और इसके बाद आपका लास्ट में x + 98 था। तो इनको आप टोटल कर लें और 98 से घटा दें, यानी कि अगर देखा जाए तो 86 10 96 10 6 और 107 होगा। और इसका 98 अगर आप लेस करते हैं तो आंसर क्या होगा 09 होगा। और जिस सवाल में 09 है वही इस सवाल का उत्तर है। तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या उनका एडिशन करना या ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला तो हम चेक करेंगे कि सम ऑफ डिजिट आंसर की और क्वेश्चन की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने सीखा है तो अप्लाई आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद अगर आपको कोई दो ऑप्शन, अगर दो भी एलिमिनेट हो जाते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। वैसे तो तीनों हो जाएंगे, पर अगर दो भी हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि अब मैं कौन सा आंसर टिक कर दूँ। फिर आप देखो लास्ट की 2 डिजिट, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट आपको सेम मिल रही हैं। एक में 09 मिल रहा है और एक में 19 मिल रहा है, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों ही, दो तो मैंने हटा दिए। अब इन दोनों को चेक करना है। इसका मैं लास्ट की 2 डिजिट में फंसा हूँ। क्वेश्चन की लास्ट की 2 डिजिट लेकर दोनों को ऐड किया और यहाँ पर देखा लास्ट की 2 डिजिट का डिफरेंस 09 आ रहा है, यही सवाल का उत्तर है। ये तरीका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 7960 + 2956। 7960 + 2956 माइनस 8050 + 4028 इक्वल टू आंसर बताना है। ठीक है, डिजिट पर ध्यान रखना, कहीं पर किसी भी तरह की गलती ना हो। अदरवाइज क्या है, क्वेश्चन को लिखते टाइम आपने गलत लिख दिया तो आप परेशान हो जाओगे और ऑप्शन में ढूंढ नहीं पाओगे। 7960
एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 796029568050 प्लस 4028। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है सभी ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग हो, तब मैं देखिए वहां पर दिमाग लगाने की ये जरूरत होती है कि हम किस कॉन्सेप्ट को कहां पर यूज करें वो समझना। मैंने देखा कि सभी के यूनिट डिजिट कुछ अलग अलग हैं, किसी का 3 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, किसी का, सीधी सी बात है भैया यूनिट डिजिट चेक कर लूंगा, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर 0 है यहाँ पर 6 है, 6 और 0 8 से 14, जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर 2 यूनिट डिजिट पर सेम मिल जाए 4 and 4, तो अभी आपको ये तो बेसिक हो गया, लेकिन जो तरीका है जो मैं आपको सम ऑफ डिजिट सिखा रहा हूँ, 9 का काम खत्म, 7 6 13 3 1 4 होता है, 9 का काम खत्म, 6 5 11 12 13 3 1 4 होता है, 8 5 13 इसका भी 4 होगा, 1 4 से 1 4 कट गया सम ऑफ डिजिट। और यहाँ पर कितना है 4 2 6 8 6 14, इसका 5 होता है, यानी कि सम ऑफ डिजिट जहां पर 9 होगा, सम ऑफ डिजिट क्वेश्चन का जहां पर भी 9 होगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा सा समझाने में टाइम जरूर लग रहा होगा, क्योंकि आपको मैं ये कॉन्सेप्ट पहली बार सिखा रहा हूं, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने कहा 9 तो कट गया, 7 6 13 3 1 4 होता है, 9 तो कट गया, 6 5 11 12 13 13 का भी 4 होता है, 8 5 13 4 होता है, 1 4 से 1 4 काट दो क्योंकि प्लस माइनस का है। अब यहाँ पर बचा 5, इसका सम ऑफ डिजिट 8 2 10 4 14 4 1 5 होता है, 5 4 9, आंसर का जो डिजिट होगा उसका सम 9 होगा। चेक कर सकते हैं, 9 से ये गया, 8 4 12 12 6, और इसके बाद सभी में लगता है रिपीट हो रही क्या डिजिट, क्या हो गया। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि यहां से भी देखिए 9 और 8 4 12 6 18, सभी के सभी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिजिट जो है, जैसे यहाँ पर 6 8 9 4 6 9 5 4, तो यानी कि आपको ये समझना है कि सम ऑफ डिजिट कोई ऐसा है जो कट जाए 5 4 9, यानी कि इसका कितना है 6, ये तो नहीं हो सकता। फिर इसका कितना है 6 4 10 8 18, यहाँ पर देखिए 18 मिल रहा है, और 8 8 16 4 20 6 26, इसका नहीं हो सकता। यानी कि ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर मैं फंस गया हूं। 9 8 4 12 6 18, दोनों ही क्वेश्चन में मुझे 18 और 18 मिल रहा है, यानी कि मुझे अब चेक करना है कि क्या 94 होगा या क्या 84 होगा। लास्ट की 2 डिजिट भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा कि 2 ऑप्शन तो आप इतना जल्दी एलिमिनेट कर लिए, अब 2 को आप चेक कर सकते हैं लास्ट की 2 डिजिट से। तो क्वेश्चन करने का जो सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एडिशन में नहीं यूज होता है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में भी हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि 3 × 6 कितना होगा 9 होगा, मैंने कहा 12 × 5 कितना होगा 60 होगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनका जो सम ऑफ डिजिट है, जैसे कि यहां पर देखिए 4 1 5 5 1 6, ठीक है, और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 30 आ रहा है। अगर इसका आप मल्टीप्लिकेशन करके देखें 2 1 और 2 3 3 5 15, यानी कि सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ऐसे करके अगर 2 डिजिट की कोई भी नंबर है 12 × 18 करके देख लें, यानी कि 2 1 3 8 1 9 9 3 27, सम ऑफ डिजिट 9 होगा। आप चेक कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी आप किसी भी दो संख्याओं का इंटू करें या उनके सम ऑफ डिजिट का इंटू करें, आपका आंसर नहीं बदलेगा। यानी कि आंसर की जो सम ऑफ डिजिट होगी वो तो वही होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं 12 × 10, सिंपल सा बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बनाना है 120, मैंने कहा ये कितना है 3, आपने ये देखा कितना है 1 3, और 3 × 1 3 होगा, इसका भी सम ऑफ डिजिट कितना है 3 है, ठीक है। और कोई कर सकते हैं, जैसे आपने देखा 12 और 8, 12 8 कितना होता है 96, 9 6 15 5 1 6, सम ऑफ डिजिट कितना है 6। इसका अगर मैं करूं 3 3 और 8, 3 × 8 कितना होगा 24, सम ऑफ डिजिट कितना 6। तो आप चाहे तो उस नंबर का इंटू कर लें या उसके नंबर को जोड़कर इंटू कर लें, आंसर का जो भी सम ऑफ डिजिट होगा वो बराबर होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, इसको जरा एक बार सीखते हैं।
अब यहाँ पर लिखा है 14 गुणे 15, बात को समझिए। 14 गुणे 15 लिखा है, मैं बोलूंगा ये तो 5 है, ये तो 6 है, 6 पंचे 30 होगा, सम ऑफ डिजिट इसका 3 होगा, जो भी होगा 3 होगा। 8 4 12, 12 और 3 कितना होगा 15, और 15 में से अगर सम ऑफ डिजिट निकाला जाए तो 6 और 6/5, यही तो लिखा है। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ डिजिट 3 माइनस 6/5, सम ऑफ डिजिट 3 माइनस 6/5 इक्वल टू, ऐसा क्या होगा कि माइनस करूं तो 100 आए, यानी इसका भी सम ऑफ डिजिट कितना होगा 1 होगा। तो अब क्या करने की जरूरत है कि जहां पर आपको डिवाइड में कोई भी संख्या दिखे, डिवाइड का एक कॉन्सेप्ट है, देखिए यहां पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवाइड भी है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए कि अगर आप 15 गुणे 14 करके देखिए, मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। 15 चौको 60, 15 कम 15 6 21 210, सम ऑफ डिजिट 3 होगा। मैंने कहा 5 1 6 होगा, और ये कितना होगा 5 होगा, 6 पंचे 30, सम ऑफ डिजिट भी 3 होगा। यानी कि सम ऑफ डिजिट तो बदल ही नहीं रहा है, सम ऑफ डिजिट तो बदल ही नहीं रहा है, चाहे आप इसका इंटू करें, चाहे आप इसके एडिशन का इंटू करें, सम ऑफ डिजिट नहीं बदल रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सीधे मैं बोलूंगा 5 गुणे 6 यानी कि 30 का सम ऑफ डिजिट कितना 3, ये बात समझ में आई। 8 4 12 3 15, 15 का सम ऑफ डिजिट कितना 6 डिवाइड बाई 5। अगर इस तरह से डिवाइड में लिखा है तो आपको इस डिवाइड का सम ऑफ डिजिट 1 बना लेना है। क्यों बना लेना है? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उस 1 का कोई भी उस संख्या में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मैं यहीं पर 6/1 लिख दूं तो आप इस 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने कहा अगर इसको 1 बनाना है तो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो। अगर मैं 12 डिवाइड बाई 10 या 6 डिवाइड बाई 5 लिखूँ, क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा क्वेश्चन में अगर मैं 12/10 या 6/5 लिखूँ कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये यहाँ से 10 हो गया, लेकिन ये कितना बचा 12। 12 का सम ऑफ डिजिट कितना 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अगर 0 होगा तो इस संख्या का सम ऑफ डिजिट अगर 1 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। आवाज बहुत आ रही है। तो देखिए सम ऑफ डिजिट यहाँ पर कितना आ गया 12। अगर इस 12 को मैं लिखना चाहूँ तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा इसका 3 माइनस 3 यानी कि 0। यानी कि आपके आंसर का भी सम ऑफ डिजिट 0 होना चाहिए। अगर 0 मुझे बनाना है तो अगर ये 1 है तो यहाँ पर 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 ही 0 होगा, यानी कि इस आंसर का भी सम ऑफ डिजिट 0 होगा। तो ये 9 कटा, ये 10, यानी कि अगर यहाँ पर 10 आया तो सम ऑफ डिजिट कितना है, उस आंसर का सम ऑफ डिजिट मुझे चाहिए 1। यही सवाल का उत्तर है। ये तो 0 हो गया, 6 3 9 यानी कि ये तो 4 हो गया, 4 3 7 7 14 यानी कि ये 5 हो गया। केवल और केवल पहला ऑप्शन सही है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो टाइम जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपका टाइम एग्जाम में जरूर बचाएगा, क्योंकि समझने में समय लगता है। इन क्वेश्चंस को करने का मुझे जो तरीका मालूम है, मैं बोलूँगा पेन तो नहीं उठाना पड़ेगा। 4 1 5 5 6 30, 30 माइनस 8 4 12 3 15 1 6 डिवाइड बाई 5 यानी कि इस 5 को 1 करूँगा, ये 12 3, 12 का सम ऑफ डिजिट माइनस 0 अगर सम ऑफ डिजिट चाहिए, इसका 1 है, 1 में से 1 घटाऊंगा तभी आंसर मिलेगा। सम ऑफ डिजिट चेक कर लूंगा, जिसका 1 होगा वही आंसर होगा। ये स्पीड होगी, मतलब आप बोलते बोलते आंसर निकालोगे, पेन उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन इसी तरह के देखते हैं। आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आ रहा तो कम से कम 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और अगर आपको बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आपका एक तरीका यह होना चाहिए कि आप क्या करो, रैंडम क्वेश्चन लिखो। जैसे मैंने कहा 6 7 8 5 प्लस 3 4 2 1 प्लस 6 7 6 8 5 7 प्लस x इक्वल टू, और कुछ ना कुछ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो ये नंबर माना है आपस में आप एक क्या बनाओ, ग्रुप बनाओ 3 से 4 लोगों का, और उसमें से बोलो कि आप ऐसा करो कि कैलकुलेटर से चेक करके यहाँ पर आपने जो भी नंबर ऑप्शन में लिखना है एक सही आंसर होगा, और 3 आप गलत यहाँ पर मुझे लिख के दे दो। 3 आप गलत लिख के दे दो, लेकिन यहाँ पर आप करेक्ट सॉल्यूशन लिखना। और इसके बाद मैं आपको इस मेथड से सम ऑफ डिजिट से इनके आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा बनाने की। यानी कि इनका सम तो मैं नहीं करूंगा, मैं सम ऑफ डिजिट से बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये तरीका आपका होना चाहिए। आपस में एक ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बनाने के बाद कम से कम 10 से 20 इस टाइप के उनसे बोलें कि आप क्वेश्चन बनाकर मुझे दे दो और मैं क्वेश्चन बनाकर आपको दे दूंगा। इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है,
अगला एक क्वेश्चन लिखिए 17 इंटू 11 इंटू 7 17 इंटू 11 इंटू 7 माइनस 70 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि 17 अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है 17 इंटू 11 यानी यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा है। यहाँ पर आपको क्या आंसर क्या आएगा, तो 17 इंटू 7 इंटू 11 आपका ऑप्शन है 1139, 1239, 1239, 1189 और 1289, 1189 और 1289। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका है कि 7 एक 8 गुणे 2 गुणे 7 और माइनस 7, यानी कि जो भी होगा यही तो सम ऑफ डिजिट होगा। 8 दूनी 16 किसको नहीं मालूम, और 16 सत्ते 96, 9 6 15, 5 सम ऑफ डिजिट कितना होगा 6, 6 माइनस 7। कहीं पर गलत हो रहा है क्या? 8 दूनी 16, 16 का सम ऑफ डिजिट कितना 7, 7 इंटू 7 कितना होगा 49, 49 माइनस 7 यानी कि 9 4 13, 13 माइनस 7 यानी कि सम ऑफ डिजिट जिस क्वेश्चन का 5 होगा वही सवाल का उत्तर होगा। 9 से काटा 3 1 4 ये नहीं हो सकता, 9 से काटा 3 2 5 1 6 नहीं हो सकता, 9 से काटा 8 2 10 2 12 7 6 13 सॉरी 7 6 13 यानी कि आपका आंसर यही होगा। तो कितना आसान है चीजों को समझना। देखिए मुझे 17 गुणे 11 तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है 7 1 8 और 2 10 यानी कि जो भी आंसर होगा इसका जो भी आंसर होगा यहाँ पर जो भी होगा सम ऑफ डिजिट इन सभी के बराबर होगा। इनके सम ऑफ डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन का सम वही होगा। तो मैं उन क्वेश्चंस को क्यों करूं, मैं तो इनका सम ऑफ डिजिट आसानी से बता सकता हूं। 8 दूनी 16, 16 गुणे 7 यानी कि 7 गुणे 7 49, 49 माइनस 7 तो इसको मैं बोल सकता हूँ 13 माइनस 7 यानी कि 6। जिस आंसर का सम ऑफ डिजिट 6 होगा तो अगर मैं 9 से काटूं तो 3 2 5 होता है, 9 को काट दूं क्योंकि सम ऑफ डिजिट में 9 का कोई रोल नहीं है, इसका 6 होता है। 9 को काटूं 8 2 10 होता है यानी कि सम ऑफ डिजिट 1 होगा। 9 से काटूं 8 2 10 11 सम ऑफ डिजिट 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर उठाइए तुरंत, देखिए 1239 इस सवाल का उत्तर है। मजा आ रहा है चीजों को सीखने में। अगला क्वेश्चन लिखिए 88% ऑफ 370, 370 का 88%, 370 का 88%, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 प्लस 24% ऑफ 210 इक्वल टू क्वाट यहाँ पर माइनस करना है इक्वल टू 118। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, लिखने का आपका जो तरीका है अब तक आपने क्या किया, मैं वही लिखता हूँ 88 इंटू 370 अपॉन 100 प्लस 24 इंटू 210 अपॉन 100 इक्वल टू माइनस कुछ करेंगे ताकि 118 आए, बस यही तो है। मैंने कहा सम ऑफ डिजिट भी तो वही होगा, 1 का सम ऑफ डिजिट अगर मिल गया तो कोई काम नहीं है, और इन दोनों का इनटू का जो भी सम ऑफ डिजिट होगा वही इनकी सम ऑफ डिजिट का सम ऑफ डिजिट होगा, आंसर होगा। तो कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको आंसर अगर निकालना है तो सबसे पहले आपके सामने एक तरीका ये होता है कि 88 को मैं क्या करूंगा, 8 दूनी 16 सम ऑफ डिजिट 7 होगा, ऑफ का मतलब होता है इंटू 7 3 10 इसका मतलब होगा 1 प्लस 2 4 होता है 6 और 2 1 होता है 3। ठीक है, यहाँ पर कितना मैंने लिख दिया कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और माइनस कर देना है। मुझे कोई एक संख्या जिसका सम ऑफ डिजिट मिलना चाहिए 1, बस इतना सा आपका क्वेश्चन बचा। 7 एकम 7 प्लस 6 3 का 18 और इसका होता है कितना 18 का सम ऑफ डिजिट कितना 9 माइनस एक्स इक्वल टू 1, और इसको अगर मैं करूं तो 9 कट गया, 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1। सम ऑफ डिजिट क्या होगा, जिस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट अगर 6 है, जिस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 6 है वही इस सवाल का उत्तर होगा। आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन थे 256 258 268, 256 258 268
और कोई और रहा होगा 256, 258, 268 और लिखना है आपको तो इसी की जगह 358 भी लिख दीजिए, किसी को लिखना है 368 भी लिख दीजिए, जो लिखना है लिख दो। आंसर चेक करने की अगर हम बात करें तो मैंने देखा कि 6, 2 8, 5 13, 13 का सम ऑफ डिजिट 4 होता है, आंसर नहीं होगा, मुझे तो 6 चाहिए। 8 2 10 5 15, 15 का सम ऑफ डिजिट 6 होता है, यही सवाल का उत्तर होगा। 8 2 10 6 16, 16 का सम ऑफ डिजिट 7 होता है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। 8 5 13, 3 16, इसका भी सम ऑफ डिजिट 7 होता है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। 6 3 9 कट गया, इसका सम ऑफ डिजिट 8 है। आप देख रहे हैं कि आपका आंसर 258 होगा, यानी कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि 88/100 गुणे 370, फिर काट रहे हैं 1 0 से 1 0, अब फिर लगे हैं 5 से काटने में, 2 से काटने में, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 44, फिर यहाँ पर आते आते बेहोश हो गए कि 5 को 37, 37 को 5 से काटूं कैसे। तो आपको ये चीजें सीखना है। कोई भी परसेंटेज का ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक्स में बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। मेरा कॉन्सेप्ट आप एक बार लगाकर चीजों को ऑप्शन का यूज करते हुए आंसर निकालें, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूं कि 88/100 इंटू 370 अगर लिखा है तो मैंने कहा ये तो सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ डिजिट 1 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं है। फिर आपके पास यही बचा, अभी इंटू का मैंने बताया कि जो इनके इंटू का सम ऑफ डिजिट होगा वही इनके सम ऑफ डिजिट का भी सॉल्यूशन का सम ऑफ डिजिट इक्वल होगा। तो ये यूज करें अगर जिन चीज़ों को आपने सीखा है, क्योंकि आपने ये देखा कि 9 को एलिमिनेट करने से बहुत सारी कहानियाँ बनती हैं, तो उसका हमें थोड़ा सा यहाँ पर यूज करना होगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं उसको ले लेता हूँ, बाकी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे। अभी देखेंगे जब हम LCM SCF को पढ़ेंगे तब इस 9 का और इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखने का जो हमारा तरीका होगा, देखेंगे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार। यानी कि LCM SCF के 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम बिना पेन के उठाए उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, इसके बाद आज की जो क्लास है इसको यहीं पर एंड करते हैं और फिर अगले सेशन में अपन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। क्वेश्चन लिखिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर 6 अंकों का, जो एक क्वेश्चन ये है कि किसी भी परफेक्ट द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 6 डिजिट का 6 अंकों का एक सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या का होगा या कौन सा होगा। 6 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 6 अंकों का ऐसा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा जिसमें से 6 डिजिट हो। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 999001, अगला मैं लिख रहा हूँ 998001, 999001, 9980009 और 998101। आप देख रहे हैं सभी के सभी। इनमें से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है सबसे बड़ा, यानी कि 9 अंकों 6 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर 6 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए तो 1000 का कितना होगा, 1000 का होगा 7 अंकों का, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल रही है, यानी कि 3 जीरो होंगे। मुझे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल रही है, अगर इसमें मैं एक भी लेस कर दूं तो मुझे कितने अंक मिलेंगे, यानी कि 6 अंक मिलेंगे। अगर इसमें से मैं एक भी लेस करता हूं तो मुझे 6 अंक मिलेंगे, यानी कि जो भी स्क्वायर होगा वो इस 4 डिजिट नंबर से किसी एक संख्या का होगा, वो होगी 999 का स्क्वायर, तभी मुझे 6 अंकों का सबसे बड़ा स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद जैसे ही मैं 1000 का करता हूं तो मुझे 7 डिजिट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 999 का स्क्वायर। अब 999 का स्क्वायर निकालना है तो आपके सामने सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट पर 1 होगा। आपने कहा ये तो नहीं हो सकता, बाकी ये 3। अभी भी मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं इनको बता सकूं कि कौन सा आंसर है, लेकिन एक बात ये तो पता है कि किसी भी संख्या में अगर 9 का इंटू कर दिया जाए तो उस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 होगा। किसी भी संख्या में अगर 9 का इंटू कर दिया जाए तो उस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 होगा। क्या है, नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। 9 से 9 कटा 8 1 9, यही सवाल का उत्तर है। 9 से 9 कटा 8 1 9 1 10, 10 सम ऑफ डिजिट हो ही नहीं सकता। तो आप चेक कर सकते हैं 999 का स्क्वायर जो भी होगा 998 001 होगा।
तो सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट और सम ऑफ डिजिट 9 जो आपने सीखा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और वहाँ पर आपने सीखा कि 9 के साथ किसी भी संख्या के साथ अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है तो उस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा, किसी भी संख्या में अगर बीच में कहीं पर 9 लिखा है तो सम ऑफ डिजिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखकर चलिएगा। आगे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं बताऊं आपको ये कहाँ पर काम आएगा। ये आप किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन में आप ये चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट तक आप पहुंच गए और आपका आंसर क्या है 334 इंटू 81। अब आप इसको चेक करने जा रहे हैं कि भाई आंसर क्या आएगा। मैंने कहा ये चेक कर लो ना, क्योंकि इसमें है कि 9 इंटू 9 जो भी आंसर 9 से डिवाइड हो रहा होगा वही इस सवाल का उत्तर है, बाकी और कुछ हो ही नहीं सकता। उनमें से हो सकता है आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर जाएं, ठीक है। कुछ आप यूनिट डिजिट से कर जाएंगे कि यूनिट डिजिट पर 4 होगा, कुछ को आप ऐसे कर जाएंगे कि संख्या ये तो 9 से कट ही नहीं रही है। 9 से कटने का मतलब है कि आप जितने 9 है काट दो, सम ऑफ डिजिट आपका 9 बचना चाहिए या तो 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एक नए कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट के साथ, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मेरे से ये पूछने से बेहतर है कि आप मतलब ये पूछना कि सर कौन सी किताब ले लें और कौन सी किताब से पढ़ लें। अब आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पूछने से बेहतर है कि आप पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आप मेरे से इस बात के लिए प्लीज़ कॉल मत करना कि हम कौन सी किताब ले लें या एसआई का क्या सिलेबस है। दुनिया भर के लोग हैं जो बता रहे हैं इसको, आप वहाँ से सुन सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ अगली क्लास में फिर इसी जोश और उत्साह के साथ। धन्यवाद।